गुजरात के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जिसे उसका स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज कहा जाता है। और इस शानदार युग के सेंटर में थे एक महान राजा सिद्धराज जय सिंह। ये दौर था सोलंकी वंश के शासन का। एक ऐसा समय जब गुजरात ने न सिर्फ ताकत बल्कि दौलत और शोहरत की भी नई ऊंचाइयों को छुआ था। और इसीलिए इतिहासकार इस दौर को गुजरात का स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस गोल्डन एज की शुरुआत हुई कैसे और वो कौन सा राजा था जिसने इसकी मजबूत नींव रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे राजकुमार से जिसका भविष्य जन्म से ही आप कह सकते हैं खतरों से घिरा हुआ था। सिद्धराज का जन्म पाटन के शाही परिवार में जरूर हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में राजगद्दी का सुख कम और संघर्ष ज्यादा लिखा था। हुआ ये कि उनके जन्म के कुछ ही वक्त बाद उनके पिता राजा कर्णदेव मालवा के साथ एक जंग में मारे गए और इस तरह एक नन्हे बेबस राजकुमार को विरासत में मिला एक ऐसा सिंहासन जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और हिल रहा था। उस वक्त राज्य की हालत बहुत नाजुक थी। खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था बल्कि अंदर से भी था। मतलब एक तरफ तो राज्य के अपने ही लोग साजिशें रच रहे थे और दूसरी तरफ बाहरी हमलावरों का डर भी लगातार बना हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में रानी मीनल देवी ने आगे आकर बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी कमाल की राजनीतिक सूझबूझ से न सिर्फ अंदर के विद्रोहियों को शांत किया बल्कि भविष्य के लिए एक महान राजा को भी तैयार किया। तो सवाल ये है कि रानी मीनल देवी ने सिद्धराज को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आखिर तैयार कैसे किया। देखिए, रानी मीनल देवी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि एक महान राजा को सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दिमाग चलाना भी आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सिद्धराज को पढ़ाई लिखाई और शस्त्र विद्या दोनों ने एकदम मजबूत ट्रेनिंग मिले। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 16 साल की उम्र में सिद्धराज एक ऐसे योद्धा बन गए थे जिनका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सत्ता संभालते ही सिद्धराज ने अपनी काबिलियत साबित करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाया। सबसे पहले डाकू सरदार बर्बरक का खात्मा करके जनता को राहत दी, फिर जूनागढ़ के राजा को हराया और आखिर में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। मालवा के राजा को हराकर अपने पिता की मौत का बदला लिया। मालवा पर मिली ये जीत सिर्फ एक और जंग जीतना नहीं था, नहीं, ये उनके पिता को एक श्रद्धांजलि थी, एक बेटे का बदला था। और इसी जीत ने उन्हें एक राजा से सम्राट सिद्धराज बना दिया। जी हाँ, ये जीत उनके लिए कोई राजनीतिक उपलब्धि से कई बढ़कर थी। ये बहुत पर्सनल थी। ये उनके पिता के लिए न्याय था, एक ऐसा बदला जिसके लिए उन्होंने सालों तक तैयारी की थी। इस जबरदस्त जीत के बाद सिद्धराज ने अवंती नाथ की उपाधि ली, जिसका मतलब होता है अवंती का स्वामी। अब ये जो अवंती है ये मालवा का ही पुराना नाम था और ये उपाधि उनकी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। उनकी जीतों का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिद्धराज का शासन गुजरात से लेकर मेवाड़, मारवाड़ और मालवा तक फैला हुआ था। कह सकते हैं कि उन्होंने सोलंकी साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। लेकिन सिद्धराज की पहचान सिर्फ एक महान योद्धा तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें एक ऐसे राजा के तौर पर भी जाना जाता था जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था और जिसे साहित्य और कला से बहुत लगाव था। साहित्य के लिए उनका जुनून कितना गहरा था ये इस कहानी से पता चलता है। जब उन्होंने मालवा जीता तो उन्हें वहां के खजाने में एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मिली। लेकिन सिद्धराज सिर्फ दूसरों की नकल करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इससे भी बेहतर कुछ बनाने की ठानी। उन्होंने मशहूर जैन मुनि हेमचंद्राचार्य को एक ऐसा ग्रंथ लिखने का काम दिया जो गुजरात की शान बन सके। नतीजा था सिद्ध हेम शब्दानुशासन, 1,00,000 शब्दों का एक विशाल व्याकरण ग्रंथ जो आज भी उनकी विरासत का प्रतीक है। इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद सिद्धराज के जीवन के आखिरी सालों में उन्हें एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी कि उनके इस विशाल साम्राज्य का वारिस कौन होगा। उनकी शादी रानी लीलावती देवी से हुई थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। और ये चिंता उन्हें अपनी जिंदगी के आखिर तक परेशान करती रही। अब सिद्धराज एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए थे। उनका दिल चाहता था कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार अगला राजा बने,
लेकिन किस्मत को आप कह सकते हैं कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि जैन मुनि हेमचंद्राचार्य ने भविष्यवाणी कर दी कि अगला राजा कोई और नहीं बल्कि सिद्धराज का ही एक रिश्तेदार कुमारपाल बनेगा। ये भविष्यवाणी सिद्धराज के लिए एक मुसीबत बन गई। वो कुमारपाल से नफरत करने लगे क्योंकि वो उन्हें अपने सपनों के रास्ते में एक रुकावट की तरह दिखाई दे रहा था। तो सिद्धराज जयसिंह की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी शासक की असली विरासत को क्या चीज परिभाषित करती है, जंग के मैदान में जीती गई लड़ाइयाँ या फिर वो कला और साहित्य जिसे वो पीछे छोड़ जाता है।